नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य एग्जाम गुरु में। जैसे कि हमने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, तो उसी सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन देखे थे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम इसके 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अपना उसी सीरीज के अंदर कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। कि एग्जामिनर ने पूछ रखा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर एंट्री करता है। समझ रहे क्वेश्चन को? क्या कहा उसने कि उसने कहा है कि कौन सी अभिक्रिया, कौन सा प्रोसेस है वो जिसके कारण जो आपके वातावरण के अंदर जो भी गैसेज है, जितनी भी गैसेज है वो कोशिका के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं उसने, जो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं कि सबसे पहले उसने क्या रखा है किण्वन प्रक्रिया, सेकंड है विसरण, थर्ड है दहन और फोर्थ ऑप्शन इसका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो लेकिन ठीक है एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसके जो ऑप्शन थे मेरे हिसाब से बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल के ऑप्शन बना रखे उसने। एक जिसको थोड़ा बहुत ही पता है वो भी डायरेक्ट क्या है आपका आंसर टिक कर देगा। क्या आएगा आंसर? जैसे सभी को पता है कि विसरण की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि जो किण्वन की प्रक्रिया है वो आप सभी को पता है कि किण्वन की प्रक्रिया जो फ्रेगमेंटेशन, जिसको आप इंग्लिश में बोल रहे हो फ्रेगमेंटेशन, वो यीस्ट करती है या अल्कोहल के द्वारा जो बियर इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दूसरा जो दहन तो नहीं आ सकता क्योंकि दहन की प्रक्रिया मतलब किसी चीज़ को तोड़ने या उसको। ठीक है, तीसरी क्या है आपकी जो फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है किसको बोल रहे हो आप कि फोटोसिंथेसिस को, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हो आप? फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस कौन सी है कि आपकी सूर्य की किरण है उसका यूज़ करके और आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन जो गैसेज जो उनका यूज़ करके आपका जो पौधा है भोजन बना रहा है, मतलब फूड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या हो गया आपके प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ से बिल्कुल आपको आंसर जो क्लियर कट दिख रहा है कि क्या आएगा इसका? विसरण, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? डिफ्यूजन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये होगा कि बाहरी वातावरण के अंदर जो गैसेस हैं वो पेड़ पौधे के अंदर या कोशिका के अंदर किस प्रोसेस से एंट्री करेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस छेद का नाम, किस छेद द्वारा, मतलब कहाँ से आपकी जो गैसेस हैं जो वातावरण के अंदर और पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं उनके अंदर एक्सचेंज होती है, जो चेंजिंग होती है। समझ रहे हो कि पेड़ पौधे के अंदर जो गैस बनी CO2 गैस, ठीक है, वो बाहर निकल के जाएगी इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो पेड़ पौधा अपने अंदर लेके जाएगा। किसके द्वारा? उस छिद्र को क्या बोल रहे हो आप? स्टोमेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि स्टोमेटा। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि छाया में, क्वेश्चन क्या है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। जो पेड़ पौधे छाया में कि जो बिल्कुल शेडी एरिया है, शेडी एरिया मतलब जो पेड़ पौधे जंगलों के अंदर जो नीचे वाला जो लेवल है, कहने का मतलब जो बिल्कुल छाया है, जहाँ पे केवल छाया के अंदर पेड़ पौधे जो पनपते हैं, उन पेड़ पौधों की जो क्लासिफिकेशन है, उन वर्गीकरण, उनको क्या नाम दे रहे हो आप पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं उसने। सबसे पहला आपका हेलियोफाइट या हेलोफाइट, सेकंड ऑप्शन आपका थियोफाइट, थर्ड ऑप्शन आपका सीयोफाइट, या फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के भी जो उसने ऑप्शन बनाए हैं बिल्कुल घटिया लेवल के। कैसे कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पता है तो आपको साफ पता लग जाएगा कि सीयोफाइट है। जो सीयोफाइट प्लांट है, पेड़ पौधे, वो कौन से होते हैं? जो आपके छाया के अंदर ग्रोथ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई कंफ्यूजन वाले ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत आपने एक बार रीडिंग लगा रखी है तो आपको डायरेक्ट आंसर चमक जाएगा कि सीयोफाइट। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन कैसे दे सकता था वो, यहाँ पे इंक्लूड कर सकता था वो लिथोफाइट। हेलियोफाइट तो बोल दिया। हेलियोफाइट प्लांट्स कौन से होते हैं? हेलियोफाइट्स जो नमक की
ठीक है। जीरोफाइट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन बना सकता था वो जीरोफाइट। जीरोफाइट पेड़ पौधे कौन से होते हैं? जो वाटर के एब्सेंस में, जो रेगिस्तान में, जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो है जीरोफाइट्स। ठीक है, इस हिसाब से वो अलग अलग ऑप्शन बना सकता था और एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्या आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से क्या है, निम्न में से कौन सी बीमारी आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है, रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन इसका डायरिया, सेकंड ऑप्शन इसका टीबी, थर्ड ऑप्शन इसका निमोनिया और फोर्थ ऑप्शन इसका BNC। अब आपको पता होगा, अगर बायोलॉजी ना भी पढ़ी है तो आपको मेरे हिसाब से लगभग सभी इतनी तो बेसिक नॉलेज होगी। आपको इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप वातावरण में आपके चारों तरफ देख रहे हो लोगों को, तो आपको थोड़ी बहुत इस क्वेश्चन के बारे में तो वैसे भी बेसिक नॉलेज होगी कि आपकी जो टीबी का मतलब क्या, खांसी आना बार बार, मलगम के साथ में थोड़ा सा ब्लड, तो मतलब ये क्या आपकी श्वसन से रिलेटेड है। निमोनिया भी पता है, छोटे बच्चों को निमोनिया आता है, मतलब निमोनिया भी क्या आपकी श्वसन तंत्र से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका BNC बोथ। अब डायरिया सबको पता है, डायरिया कौन सा होता है, लूज मोशन जिसको आप बोल रहे हो, डायरिया लूज मोशन। ठीक है, यह आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन बन जाए, फिफ्थ ऑप्शन, कि वो दे दे एम्फाइसीमा, तो क्या हो गया। अब एम्फाइसीमा जो बीमारी है, एम्फाइसीमा जो करैक्टर वो जो है वो भी क्या हो गया आपके श्वसन तंत्र से रिलेटेड। तो उस टाइम आंसर क्या चला जाएगा, B, C और 2, 3 और 5 ऑल। ठीक है, ये इसकी जगह पे ये दे दे कि ऑल ऑफ दिस आंसर। ठीक है, कर लोगे। अब वो पूछ ले एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है कि टीबी है, टीबी किस बैक्टीरिया के कारण या किस जीवाणु के कारण आपके शरीर के अंदर जो टीबी की बीमारी हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीबी की किस बीमारी के कारण आपकी जो किस जीवाणु के कारण आपके अंदर टीबी हो रही है, कौन सा जगह, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो जीवाणु है, बैक्टीरिया जिसके कारण आपके अंदर टीबी हो रही है। अब सरकार ने ये, ठीक है, यहाँ से आपने इसका कोर्स देख लिया, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने वो पूछ लिया कि कौन सा ट्रीटमेंट या कौन सा प्लान चला रखा है टीबी की बीमारी के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उनके पेशेंट के लिए, क्या है, डॉट्स। क्या उसका नाम क्या है उस कार्यक्रम का, डॉट्स। ठीक है, समझ रहे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। समझ, एक स्वस्थ मनुष्य का, नॉर्मल मैन का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, कि एक नॉर्मल मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना है। इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट बताना होगा क्योंकि बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 120 से 80। आंसर क्या, 120 से 80। अब इसके आंसर ऑप्शन कैसे बना सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो 110 से 70 दे देगा, 120 से 90 दे सकता है, या वो 80 से 120 दे सकता है, या वो 90 से 120 दे सकता है। अब आपको कंफ्यूज, इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना। ये जब उसने आपका नॉर्मल क्या है 120 से 80, अब इसको चीज़ को उल्टा कर देगा तो क्वेश्चन आपको, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 120 से 80। अब इस चीज़ को समझो कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल बंदे के अंदर कितना है 120 से 80। अब 120 और 80 ये दो अलग अलग क्यों लिखा है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसकी यूनिट क्या है, 120 से 80 लिख तो दिया, उसके बाद में इसकी यूनिट इकाई क्या है, मिलीमीटर ऑफ Hg, मरकरी मतलब पारा। जो आपका प्रेशर है, प्रेशर किस चीज़ से मापते हो, किस चीज़ को स्टैंडर्ड रख के, जो आपका पारा है, मरकरी है, Hg है, उसको स्टैंडर्ड रख के आप प्रेशर की मापते हो। ठीक है, तो 120 से 80। अब देखो कि इसको उल्टा कर दिया तो क्वेश्चन गलत क्यों हो गया,
समझ रहे हो? उल्टा क्यों किया? उल्टा 120 और 80, कहने का मतलब क्या है, 120 को आप बोल रहे हो सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हृदय है, हृदय के अंदर कंपन हो, मतलब जो उसकी मसल्स मांसपेशी सिकुड़ी, सिकुड़ी मतलब अगर हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो आपका जो ब्लड है, जो रक्त है, वो हृदय से निकल के कहाँ पे जाएगा? आपकी शिराओं में या वीन्स में? आपकी वीन्स में, ठीक है, मतलब शिराओं में। कहाँ पे जाएगा आपका? शिराओं में। शिराओं में कहाँ पे? आपकी आर्टरीज में, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब जैसे ही हृदय के अंदर आपकी कम धड़कन जो मतलब सिकुड़न हुई, तो मतलब जो आपका ब्लड था वो प्रेशर के साथ में कहाँ पे चलेगा? आपकी आर्टरीज में, मतलब धमनियों में। तो धमनियों का जो प्रेशर है, मतलब जो धमनियों के अंदर जो ब्लड की रफ्तार है, ब्लड का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120, मीन्स हाई। ठीक है। अब आपका दूसरी क्या आ गई? आपकी शिराएं, जो आपकी जिसको बोल रहे हैं वेन्स। वेन्स के अंदर क्यों? वेन्स के अंदर तो आपकी बॉडी से निकल के ब्लड आपके किस में? हार्ट में जा रहा है, आपके हृदय में जा रहा है। ठीक है, मतलब आपके ब्लड को पंप करने वाला कोई भी मशीन आपकी वेन्स में नहीं लगी हुई। ठीक है, कि मतलब जो आपका ब्लड जो आपकी वेन्स के अंदर चल रहा है उसके अंदर आपकी जो आपकी प्रेशर है वो होगा कम। तो इसको क्या बोल रहे हैं आप? या ये कह दो, या आप ये भी कह सकते हो कि डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब डायस्टोलिक कहने का मतलब कि जब आपका जो हृदय है रेस्ट कंडीशन में है, जब वो कंपन नहीं कर रहा, तो उसको आप बोल रहे हो डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक के अंदर रक्तचाप, जो रक्त प्रेशर होता है वो कितना आपका? 80। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? इसका मतलब ये है। ठीक है, अब उसके बाद में एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि वो अब रक्तचाप को मापने वाला यंत्र, भाई आता है कई बार एग्जाम के अंदर कि रक्तचाप को, आपके ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, उसका क्या नाम है? ब्लड प्रेशर को मापने वाला, बीपी चेक करने वाली, जो आपने देखा हो जनरली जब भी आप बीपी चेक करवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, एक डॉक्टर होते हैं या नर्स होती हैं, वो आपके हाथ में यहाँ पे पट्टा बांध के उसके अंदर हवा पंप करते हैं, उस यंत्र को, मतलब आपका बीपी चेक कर रहा है वो, तो उस यंत्र को आप नाम क्या देते हो? स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्या बोल रहे हो? उस यंत्र का नाम स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न में से कौन सा एंजाइम आपकी लार में पाया जाता है? ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम, ये शायद तो रिपीट भी हो चुका है, पिछली क्लास में हो चुका अपना, वो रिपीट होगा कि लार के अंदर आपकी लार कहाँ पे बनती है, या लार ग्रंथियाँ कहाँ पे होती है? आपके मुंह में। मुंह के अंदर आपकी जो लार बनी, अब लार ग्रंथियाँ, लार के अंदर लार ग्रंथि क्या बना रही है? आपकी लार या सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम कौन सा पाया जाता है? इसके ऑप्शन क्या क्या आपके? सबसे पहला आपका पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन क्या आपका? ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन आपका टाइलिन, फोर्थ ऑप्शन आपका कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब आप सभी को पता है कि लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो किसकी डाइजेशन करते हैं? स्टार्च की डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और स्टार्च भी कितनी, जो आपको शर्करा का भाग कौन सा है? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट की पार्ट स्टार्च। स्टार्च की भी कितनी? 30% स्टार्च। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ कि 30% जो स्टार्च आपकी कहाँ पे बचती है? मुंह के अंदर। और किस एंजाइम के कारण? आपका कौन सा था? आपका टाइलिन, या जिसको आप बोल रहे हो सेल्युलरी अमाइलेज। दूसरा नाम क्या है इसका? सेल्युलरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ से आपको ये तीनों नेग्लेक्ट भी करने आने चाहिए, तीन ऑप्शन। तीन नेग्लेक्ट कैसे करोगे कि सर ये जो पेप्सिन होता है वो तो कहाँ पे पाया जाता है? आपकी आमाशय में, आपके स्टमक में। और जो बचे दो, सेकंड और फोर्थ, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कौन से एंजाइम है? आपकी आंत में, आपके इंटेस्टाइन में भी कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाएंगे। ठीक है, ये होगा आपका गैस्ट्रिक जूस में, मतलब जठर रस में। उसके बाद में जो आपका टाइलिन होगा, ये सेल्युलरी अमाइलेज, ये कहाँ से होगा? कहाँ पे बनेगा? आपकी लार में, मतलब मुंह के अंदर। ये क्या काम करेगा? 30% स्टार्च, आपके भोजन के अंदर जो स्टार्च का 30% भाग है ये आपके मुंह में पचाएगा, और जो बची हुई 70% जो स्टार्च आपकी बॉडी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वहाँ पे पचेगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की सीरीज आगे चलती रहेगी ये, इसके बाद में जितने क्वेश्चन आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।